धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल से जुड़ी भी कुछ खास खबरों की, क्योंकि ये इलाका इस वक्त पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन की जंग के बाद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों को लग रहा है कि शायद तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। जिस तरीके से अमेरिका अपने बड़े बड़े युद्ध पोत पनडुब्बी लाकर इस इलाके में खड़ा कर रहा है, वो भी चुनावी दौर में। इसी के साथ हम लोग आजकल बात कर रहे हैं बांग्लादेश की भी और अमेरिका के चुनाव से जुड़ी हुई खबरों को लेकर भी हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे साथ रोजाना जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कल वैसे आप वक्त नहीं निकाल पाए थे? नहीं, मैं दौरे पे था, घूम रहा था जहां तहां और समय नहीं मिला, तो मैंने कहा जल्दीबाजी में हड़बड़ में करने से अच्छा छोड़ ही देते हैं। और मैंने आपसे बात ही की कि सोमवार को भी हम लोग छोटी सी मुद्दे बात करें, नहीं तो छोड़ ही दें, जैसे शुक्रवार को छोड़ते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, एक दिन की छुट्टी रहनी भी चाहिए, वीवर भी कुछ और देख लें और थोड़ा इंतजार भी करें, और रोज सुन सुन के हम लोगों को शायद पक भी जाते होंगे। खैर, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बांग्लादेश की खबरें रखना शुरू करते हैं। पहले खबर आई कि शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका ने तख्ता पलट किया है। उनके बेटे ने सफाई दी कि उनकी अम्मा ने ऐसा नहीं कहा। अब अमेरिका भी कह रहा है कि नहीं जी, हमारा कोई रोल नहीं है बांग्लादेश के तख्ता पलट से। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जहां तक उनकी बेटे की बात है, वह अमेरिका में रह रहे हैं, किस तरह का दबाव आया नहीं आया है ना। सफीद वाजेद नाम है उनका। तो हालांकि खुद भी बांग्लादेश की राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी अमेरिका को वह नाराज नहीं करना चाहते हैं। जहां तक शेख हसीना की बात है, उन्होंने कहा ना कहा भले ही संदेह हो, लेकिन बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि एक खास आइलैंड पर अमेरिकी सैनिक अड्डा बनाने की मांग आई थी अमेरिका की तरफ से, जिसका इन्होंने इनकार कर दिया। जरूर भारत भी उसमें, मतलब जो निर्णय लिया गया होगा इनकार का, भारत से बातें हुई होगी और वह अंततः खारिज कर दिया गया था। यह केवल एक आइलैंड की मांग नहीं थी, अमेरिका की चाहत थी कि और भी अन्य जगहों में घुसे, धीमे धीमे वहां के सैनिक आने शुरू हो। चूंकि कई जगहों से निकाले जा रहे हैं, इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ रही है। और अभी दक्षिण एशिया एक बड़ा महत्वपूर्ण जगह है जहां पे उसके बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने नहीं है। अफगानिस्तान से जो था लुट गया, म्यांमार में जितनी भी कोशिश करे नहीं बैठ सका है, एशियान वगैरह में ज्यादा नहीं है, रशियन चीनी ही आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में थोड़ा होने के बावजूद भी पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रहा है, इसलिए उसकी कोशिश रही होगी। और शेख हसीना, जहां तक बात है, मुझे उनके बातों में दम नजर आता है, ना भी कहें तो। जहां तक व्हाइट हाउस की इंकार करने की बात है, जरा देखिए किस तरह की बेहियाई है। जब पूर्ण तरीके से एक चुनाव होता है, वेनेजुएला में कहते हैं नहीं मानते, विपक्षी जिसको 35-40% नहीं आया उसको कहते वो वहां के राष्ट्रपति हैं, वो चुनाव में जीते, वहां नहीं मानते। और यहाँ की जिस ढंग से भी धांधली हो ना हो, यहाँ पे हंगामा होता है तो इसको पूर्ण मान्यता दे देते हैं कि जनता चाहती है। यानी जनता चाहने के पीछे अमेरिका या अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी पूंजी लगती है, तो बिल्कुल चाहे वह वहां के राष्ट्रपति हो या अभी ब्लिंकेन की हालत में हो, पहले ही शुरू में बधाई दे देते हैं। जैसे ही होता है शुरुआती दौर में, उन्हीं के जहाजों से बैठ के आते हैं, सारा कुछ उन्हीं के देखरेख में होता है और यहाँ पे इंकार करते हैं। जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चाइना भी काफी नाराज था शेख हसीना से, तो जब वो अमेरिका का सैन्य अड्डा यहां बनाने से इनकार कर चुकी थी, तो ऐसे में चाइना के नाराज होने की वजह क्या हो सकती है? तीस्ता को अगर छोड़ दें तो? चाइना की तीस्ता डैम और रिवर की बात छोड़ दे तो फिर नाराज होने की कोई बात नहीं बनती है। यदि वो भारत के प्रति भी थोड़ी नरम थी, यानी न्यूट्रल पॉलिसी उनकी चल रही थी शुरुआत से ही। देखे बांग्लादेश में इनकी जब अवामी लीग की पार्टी रही, तो उनकी कोशिश रही कि एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी और न्यूट्रल इकोनॉमिक पॉलिसी रखे। यह भी पूंजीवाद को ही बढ़ावा देते हैं, लेकिन ग्रामीण बैंक और दूसरे तरीकों से अपने जनता के जो मिनिमम वेजेस है उसको थोड़ा ऊपर उठा के और कहीं ना कहीं से उनके बेहतरीन के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहे। जिनमें अभी राष्ट्रपति बने हैं महमूद जनाब, उनकी भी कोशिश रही है। ग्रामीण बैंक के मैनेजर थे, उनका मतलब ये थॉट प्रोसेस था, लेकिन बाद में दोनों में खटपट हुई, यहां से भाग के वो निकल लिए थे। तो चीन की नाराजगी कुछ खास नजर नहीं आ रही है, और नाराजगी इस स्तर का कि
प्रो भारत यदि बांग्लादेश की सरकार थी तो उसके अगेंस्ट में प्रो अमेरिकन बन जाए, यह चीनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। जी, कुछ लोग कह रहे हैं, वैसे खबरें स्पष्ट तौर पे आ चुकी हैं सामने, कि जो वहां पर सरकार बनी है वो कह रही है कि भारत में अगर शेख हसीना को शरण दी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, उनके विदेश मंत्री ने अभी कहने के लिए, वह लोग मंत्री नहीं कहते हैं अपने आप को, वो कह रहे हैं कि इसके देख रेख के लिए, कार्यभार एडवाइजर, के लिए सलाहकार। सलाहकार हो और इंटरिम पीरियड के लिए। हालांकि यह अंतरिम समय कितना लंबा खींचेगा मुझे नहीं मालूम, वो देखने की बात है, चूंकि आर्मी भी उनके साथ है। उन्होंने खुलेआम ढंग से कहा कि क्या अंतर पड़ता है, हमारे देश का कोई आदमी किसी दूसरे देश में रह रहा है, भले ही वो प्रधानमंत्री हो, इसका मतलब नहीं कि उससे हमारा संबंध खराब होगा। और हमें देखने की बात होगी कि यदि उनको कहीं नई जगह मिलता है तो कैसे होता है। जहां तक इनको वापस बुला के इनके ऊपर मुकदमा चलाने की बात है, उन्होंने जवाब देने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। कहता है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वह डिपार्टमेंट देखेगा, मैं विदेश मंत्रालय की देखभाल कर रहा हूं। जी, बिल्कुल सही है। और अभी उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि वहां के हालात बेहतर हो पाए, और इसी के चलते वो बयान भी दे रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाएगा। उनसे मीटिंग भी तमाम तरीके की चल रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ के मीडिया में तमाम ऐसी खबरें दिखाई बताई जा रही। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि वहां की तस्वीरें दिखा दिखा कर ये लोग इतना उकसाएंगे कि यहाँ हमले होने लग जाएंगे, और वो तस्वीरें सामने आने लगी। दिल्ली के शास्त्री नगर में एक लड़के को मारा गया बांग्लादेशी बताकर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो झुग्गियां थी, जहां पे वो कबाड़ी रह रहे थे, बेचारे कबाड़ चुगते थे, उनको जाके मारा पीटा गया बांग्लादेशी कहकर। उड़ीसा में एक मौलाना को घेर के मारा गया बांग्लादेशी कहकर। ये तमाम चीजें चल रही हैं, तो वो जो दिखा रहा है मीडिया, वो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है ना सर? एक तो यह है जो आप कह रहे हैं, दूसरा यह है कि उन्हें लगता है कि इस तरह से बांग्लादेश में फिर अस्थिरता पैदा करके शेख हसीना को वापस लाया जाए, या अवामी लीग की सत्ता को वापस लाया जाए, भले उनके बेटे हो या जो भी हो। लेकिन यह विदेश नीति यदि बनता है, यह कोशिश उनकी बनती है। दूसरी तरफ जहां अमेरिका भी है, यह यहां पर दाल नहीं गलने वाली, यह साफ है। दूसरे, भारत में कितना भी जोर लगा लें, इस आधार पे अब दूसरा मूवमेंट अभी हाल फिलहाल में नजर नहीं आ रहा है। जो भी इनका था, उन्होंने राम मंदिर बना लिए, बाकी सब जहां तक स्टेट इनके अंदर में आना था, स्टेट के जितने डिपार्टमेंट हुए उनको अंदर ले चुके हैं। और अभी हालात जो है, भारत की जनता अपने रोजी रोटी के लिए बेतरह परेशान है। भले कुछ कांवड़ियां जा रहे हो, आ रहे हो, मंदिर में घंटे बज रहे हो, उधर इस्लाम की तरफ से भी जो भी है वो चीजें हो रही हो, चाहे बांग्लादेश हो यहाँ हो। अभी पूरे देखें तो केवल भारत ही नहीं, एशिया भूभाग में, जिससे पाकिस्तान भी शामिल है, इस तरह के आंदोलन अभी खड़ा होना मुझे मुश्किल लगता है। हाँ, दुर्भाग्य है कि वास्तव में जो जनता के सच्चे समर्थक हैं वामपंथी दल, वह सो रहे हैं। जी, वो नाम के वामपंथी रह गए हमारे भारत के अंदर खासकर। लेकिन मैं अपना एक सवाल फिर से आपके सामने रखना चाहता हूं। जब इतना दर्द छलक रहा है, तमाम बाबा साधु सड़कों पर निकले हुए हैं, मीडिया है तौबा कर रहा है, तो सरकार बॉर्डर क्यों नहीं खोल देती कि आ जाओ भैया? क्योंकि खबरें तो उल्टी आ रही हैं कि अगर कोई आ रहा है तो उस पर डंडा बजाया जा रहा है। अपने यहाँ के लोगों को खिलाने का तो कोई कार्यक्रम है नहीं। इनकी नौकरी खत्म की जा रही है, जानबूझ के खत्म की जा रही है। मोनोपोली प्राइसिंग के तहत महंगाई बढ़ाया जा रहा है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बढ़ रहा है। जिस तरह से बेरोजगारी ये बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ रहा है। और बाकी सब जितना देखें, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, सबका सब तकरीबन उसका खेल जगत का हो, आप देख रहे हैं, नजर आ रहा है, उससे डिटेल हम नहीं जाएंगे यार। सबका सबका बाजारीकरण हो चुका है, मुनाफे के लिए काम हो रहा है, इस सत्ता को मजबूत करने की बात हो रही है। ये कहां से बांग्लादेशी आएंगे, चाहे वो हिंदू हो या कोई हो, उनको स्थापित करेंगे। सीएई में 2-4 के खास लोग आए, और खासकर तब जबकि बांग्लादेश के एक अच्छे खासे हिंदू नेता का नाम मुझे नहीं आ रहा है, उन्होंने प्रेस में आके अपना स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे हमारे यहाँ कोई खतरा नहीं है, कुछ यदि हुआ है तो हम यहाँ के छात्रों युवकों के साथ मिलके और सरकार के साथ मिलके उस मसला को सुलझाएंगे। हम बांग्लादेश के नागरिक हैं, हम बांग्लादेश की ही मतलब जनता है, ये हमारी मातृभूमि है, हम छोड़ के जाएंगे तो कहां जाएंगे। वहां का मास जो है, मैक्सिमम लोग भारत आना ही नहीं चाहते हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तभी तो मैं सवाल उठा रहा हूं कि उत्तराखंड में एक को पकड़ लिया कि बांग्लादेशी यहाँ घूम रहा है, और इसके अलावा त्रिपुरा में जो घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको हिरासत में ले लिया। ओडिशा में 5-6 लोगों को लोगों ने मारपीट के पुलिस के हवाले कर दिया, साहब ये बांग्लादेशी यहाँ घूम रहे थे। तो तमाम तरीके का तांडव चल रहा है, और मीडिया में जो चल रहा है वो तो हो ही रहा है। अब शुरुआत करते हैं दूसरी खबरों के। पहला जो इसमें अपडेट है
वो हमारे पास आया पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ बवाल लगा ही रहता है, बवाली मुल्क है। मैं तो कहता हूं जिस दिन से ये दो मुल्क पूरी दुनिया में वजूद में आए हैं धर्म के आधार पर, एक पाकिस्तान और एक इजराइल, पूरी दुनिया में बवाल ही हो रहा है। और धर्म के आधार पर पहली बार ये दो मुल्क बने थे जब अंग्रेजों का पतन हो गया था। खैर, तो यहां पर क्या हुआ है कि आईएसआई, आप जिसका नाम सुनते हैं, वो हमारे यहां पे बवाल करती रहती है। उसका पूर्व चीफ है फैज हमीद, इमरान खान का करीबी बताया जा रहा। उठा लिया गया है उसको सर। सबसे पहले तो जो आपने अपने ब्रीफ में कहा है सवाल के पहले, मैं उसे पूर्ण रूप से समर्थक हूं। और धर्म के आधार पर देश का निर्माण या टूटना या बनना बहुत ही गलत बात है। वह टिकता नहीं है, वह मजदूर वर्ग के हित में या जनता के हित में कभी नहीं होता है। जहां तक अभी इसकी बात है, फैज अहमद है ना, फैज हमीद, फैज हमीद, एक्चुअली फैज की मुझे वो याद आ रही है जो कवि थे और आर्मी से रिटायर्ड कर्नल भी थे स्वतंत्रता के बाद से। उन लोगों ने कोशिश की थी। फैज अहमद, फैज गलती से याद आ गया, मैं उनकी बात नहीं करना चाहिए था। उनका मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ। फैन तो खैर मैं किसी का नहीं हूं, लेकिन बहुत बड़ा समर्थक हूँ। कोशिश की थी उन्होंने कि पाकिस्तान में एक सही में समाजवादी सत्ता बन जाए। हालांकि उनका जो काम था वो पहले ही खुल गया और सब लोग बेचारे कोई जेल में गए, कोई विदेश भागे, कुछ लोग मारे गए। खैर, जहां तक इनकी बात है, 2022 में ही यह इस्तीफा दे चुके हैं। शायद इनके जो जूनियर थे उनको जनरल बनाया गया, इनको नहीं बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऊंचे अधिकारी थे। और इनका जो टर्म था, जब इमरान खान थे तो इनका टर्म को बढ़ाया गया था। यानी ऐसा लगता है कि इमरान खान के ये बड़े समर्थक थे। और अब जो है कोई सिटी स्कैम करके है, पता नहीं है क्या स्कैम है क्या नहीं है, जबरदस्ती उसमें नाम लिया गया। हालांकि यह तकरीबन जहां तक मुझे समझ में आया है, कुछ दिनों से मैं इनका नाम देख रहा हूं, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति रहे हैं और वहां अपने देश के लिए जो भी है, जिस ढंग से उन्होंने काम किया है, अब इनको पकड़ लिया गया है। कहते हैं कि अफगानिस्तान में जब अमेरिकी सैनिक भाग रही थी तो वहां भी थे, और सीक्रेट सर्विसेज के टॉप एजेंट होने के बावजूद यह मीडिया में आके इन्होंने कुछ वक्तव्य दिया था, किससे पूछ गया था। यानी जबरदस्ती मतलब उंगल करने की बात है ऐसे इशू पे जिसका कोई मकसद ही नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल है, दूसरे देश में है, यदि मीडिया पहुंचा हो कुछ बोल दे हैं, और जबरदस्ती उसी तरह की कार्रवाई हो रही है जैसे भारत में विपक्षों के खिलाफ हो रहा है। जी, लेकिन मैं इस सवाल को बढ़ाना चाहता हूं सर आपके सामने। अगर हम मानते हैं कि आईएसआई का पूर्व डीजीपी दखलंदाजी कर रहा था पॉलिटिकल तौर पे, या और इधर उधर गलत तरीके से कर रहा था, तो ये अकेला थोड़ी कर रहा होगा। जो अभी हैं वो भी कर रहे होंगे, जो इससे पहले के होंगे वो भी कर रहे होंगे। एक विस्तृत जांच कराओ ना, या ये सिर्फ इमरान खान का करीबी है इसलिए इसको जेल में ठूस दो। जो बेईमान और धूर्त हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, अमेरिका हो, यदि वह उस राजनीतिक दल के साथ आते हैं जो सत्ता में है तो उनकी धूल जाती है, और जो विपक्षी है वो बढ़ जाता है। वह बिना मतलब के कानून बना के, कानून यह सत्ता ने बनाया है आम जनता के खिलाफ, हालांकि विपक्षों के खिलाफ भी यह होता है। और इस कानून के साथ साथ यह सत्ता को भी, जो भी डिपार्टमेंट उसका है, पाकिस्तान का जो अभी न्याय व्यवस्था है, खासकर जो टॉप सुप्रीम कोर्ट है, वह तकरीबन इंडिपेंडेंट, वैसे ही जैसे बांग्लादेश में था। खैर, उसको तो बिल्कुल नेस्तानाबूद कर दिया इस सरकार ने, अमेरिका के कहने से या जिसके भी हो। तो यह उनकी कोशिश रही है, हमेशा रही है कि इन कानूनों का सहायता लेकर और कानून को और कठिन से कठिन बनाकर, जैसे कांग्रेस ने यहां बनाया शुरुआती दौर में, हमारी जो संविधान बने, कहने के लिए बहुत ही बड़ा एलाबोरेट, बड़ा खूबसूरत, बहुत बढ़िया भाषा में विश्व में सबसे आगे के रूप में जाए, अंग्रेजी भाषा दूसरे में जो अनुवाद किया गया, इंग्लैंड और अमेरिका के बेस्ट जो वहां के संविधान तो उसके लिए बनाया गया। जबकि इंग्लैंड और अमेरिका और पाकिस्तान जिसके भी हम ले लें, वहां का संविधान इसीलिए बना है कि जो सत्ता में है, जो पूंजीपति वर्ग है, उनके हित में काम करे। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे पाकिस्तानी मीडिया को इस वक्त देखे तो ऐसा लग रहा है कि फैज हमीद को पकड़कर सरकार ये दिखाने बताने की कोशिश कर रही है कि अब हमने पीटीआई की पूरी तरह कमर तोड़ डाली है। यही सब कुछ चला रहा था दरवाजे के पीछे बैठकर। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और उससे पहले बात कर लेते हैं, आपने संविधान का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पहुंची है और उसमें कहा गया है कि संविधान के अंदर जो समाजवाद लिखा है, भारतीय संविधान की बात कर रहा हूं, और उसमें जो धर्मनिरपेक्ष लिखा है, सेकुलरिज्म, उस शब्द को हटाइए साहब, ये ठीक नहीं है। धर्मनिरपेक्षता तो शुरुआत से ही है, और जहां तक समाजवाद की बात है, इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर के दौरान वो आया था। वास्तव में भारत ना धर्मनिरपेक्ष है और ना समाजवादी देश है। धर्मनिरपेक्षता का जो मुखौटा है वह कांग्रेस के समय में थोड़ा अधिक था, अभी वह बिल्कुल बुरी तरह से हटा दिया गया है, उसको जला सा दिया गया है। और यदि यह
PIL के थ्रू या जैसे भी हो, शायद सुसु यानी सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है। तो जिसने भी दिया कोई अंतर नहीं पड़ता, उनका नाम यदि अर्जी एक्सेप्ट होता है तो यह सरकार उसको कहीं ना कहीं से हटाने की भी कोशिश करती है, क्योंकि उसके मन में है कि ये शब्दों से ही गड़बड़ हो रहा है। जनता इन शब्दों के कारण धर्मनिरपेक्षता या समाजवाद की मांग नहीं कर रही है। जो मांग कर रहे हैं वो इसलिए मांग रही है कि उसको रोजगार चाहिए, उनकी इसलिए मांग रही है कि हम आपस में शांतिपूर्वक रह सके, इसलिए मांग रही है कि जिसको धर्म करना है वो करे, लेकिन वह राजनीतिक रूप से ना करे बल्कि अपने घरों में करे। और इसलिए मैं चाहूंगा यदि सही में कहें कि इस हालात में अभी की जो बनती है, आपने जो प्रश्न पूछा, मैं कहूंगा हटा दो इन दोनों शब्दों, कोई अंतर नहीं पड़ता इससे। और जो छद्म रूप से जो समाजवादी हैं, जो कहते हैं कि समाजवाद हमारे संविधान में लिखा है, जैसे समाजवादी पार्टी आपके बिहार या उत्तर प्रदेश में है, या जो कांग्रेस कहती है कि भाई हमारा धर्मनिरपेक्षता चाहिए, हटा दो, खत्म कर दो, इनको कोई मायने नहीं है। जी ठीक है, आपका एक नजरिया हो सकता है, कुछ लोग इससे सहमत असहमत जैसे भी हों, लेकिन लोगों के सामने विचार जरूर जाना चाहिए और इसमें बहस जरूर होनी चाहिए कि क्या इन शब्दों के आसपास ही सब कुछ चल रहा है क्या। अगला अपडेट है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका को यूएन में स्थायी सदस्यता दी जाए, ये बात यूनाइटेड नेशन से ही हो रही है। हाँ, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल गुटरस का कहना है कि भाई यह 1945-46 या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी बना था वह अब आधार खत्म हो चुका है। कुल 5 स्थायी जो सदस्य हैं, वो मतलब जो परमानेंट हैं, वह अब विश्व के हितों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। वह पांचों में किसी का भेदभाव नहीं करते, चाहे रूस हो, चाइना हो या अमेरिका हो। बाकी 10 को जो रोटेशन के द्वारा होता है, जैसे वेस्टर्न यूरोप को 2 है, ईस्टर्न यूरोप को 1 है, पूरे अफ्रीका को 3 है, यह गलत है। यह प्रतिनिधित्व जो किया जा रहा है वो गलत है और अस्थायी होने के कारण जो इनकी बात रखी जानी चाहिए वह नहीं है, और वह 1 मांग रहे हैं, जबकि अफ्रीका के जो दूसरे लोग हैं वह 2 परमानेंट मांग रहे हैं। वैसे ब्राजील की भी मांग है, भारत की भी मांग है, अपनी ताकत के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से और स्थान के हिसाब से देखें तो इनका हक बनता है। लेकिन मैं तो कहूंगा, चूंकि अब जिस मूड में है, वैसे बाय द वे मैं भारत में बिल्कुल चाहूंगा कि यहां समाजवाद हो तो फिर वह धर्मनिरपेक्ष हो ना हो, यह सवाल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। वैसे यूनाइटेड नेशंस की जहां बात होती है, यह यूनाइटेड नेशंस भले ही आपके उसमें एससी यानी उसके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 से बढ़ा के 8 कर दे परमानेंट मेंबरशिप, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पूरा यूनाइटेड नेशंस, उसके जितने भी है, IMF, वर्ल्ड बैंक और जितने हैं, वह सब बेकाम हो चुके हैं और वह इंपेरियलिस्ट पावर के हक के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक नई यूनाइटेड नेशंस बने। जी देखते हैं, जो ये जंग चल रही है गाजा वाली, इसके बाद दुनिया को कोई नया एक सिस्टम दिखाई देता है क्या रूस और चीन के नेतृत्व में। खैर, अगली खबर जो है हमारे पास वो आ रही है ब्रिटेन से। चाकूबाजी यहाँ पे रुक नहीं रही है। दुकान में घुसकर 11 साल की बच्ची और उसकी मां पर चाकू चलाया गया। एक जाबाज आ गया, उसने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। कहाँ की है ये पूरी खबर सर? ये पाकिस्तानी मूल के हैं जिन्होंने बचाया यार, अब्दुल्ला या कुछ नाम है। और इसने कहा, मतलब सिक्योरिटी गार्ड में था, जैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड में है, लेकिन ताकतवर और हिम्मत था। तो उसने आवाज सुनी बचाओ, और कोई औरत चिल्ला रही थी। बच्ची बेचारी कितने 8-9 साल की होगी और माँ भी मतलब 30-35 साल की होगी। और इसमें ये पहुंचा है, दौड़ के भागा है और चाकूबाज को इसने पीछे से पकड़ लिया। और उसके बाद 100 लोग भी आए, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले दिया गया। प्रशंसनीय काम है, बहादुरी काम है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि इस तरह की संस्कृति क्यों है? यह लड़का जिसने मारने की कोशिश की, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्यों मारा, किसी संगठन से नहीं है, इसका मुस्लिम क्रिश्चियनिटी से कुछ लेना देना नहीं है, स्वतंत्र रूप से है। लेकिन कुछ दिमाग में एक पागलपन है कि मैं भी शायद मीडिया में हूं, क्या है, इसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। यह पूरा कल्चर जो है वेस्ट का, जिसके पीछे हम भाग रहे थे, वह बिल्कुल खत्म हो चुका है। वह बैकवर्ड जा रहा है और एक तरह से बार्बरिज्म में प्रवेश कर चुका है। जी, ऐसी वारदातें ना हो, बच्चे ऐसी खबरों की सत्यता को सही से पहचाने, तो इसको लेकर ब्रिटेन के स्कूलों ने एक अभियान शुरू कर दिया है। इस खबर को कैसे देखते हैं? देखिए, इस अभियान की बात है तो ठीक है भाई, आप कर रहे हैं, फर्जी खबरों का भंडाफोड़ करें। वैसे देखें कि यह जो व्यवस्था है इंग्लैंड का या पूरे विश्व का है, यही लोग फर्जी खबर गलती से नहीं जानबूझ के पैदा करते। भारत में हम नजर आ रहा है, अमेरिका में नजर आ रहा है, पूरे यूक्रेन रशिया के युद्ध में आ रहा है। वही चीज इंग्लैंड में हो रहा है, जिसके आधार पे यह जो वहां दंगा फसाद शुरू हुआ, जो कि नॉर्थ आयरलैंड में भी पहुंच चुका है, उसका आधार ही है फर्जी खबर।
बता दिया गया कि मुसलमान ने जो बाहर से आके आया है उसने मारा, जबकि मुसलमान था ही नहीं, वह तो क्रिश्चियन था। बाद में उसको सुधार करने की कोशिश की गई कि रिफ्यूजी लोग आ रहे हैं, ये कर रहे हैं। वह रिफ्यूजी में नहीं था, वो इंग्लैंड का ही पैदाइश था, यानी उसके माँ बाप खानदान जो है सो इंग्लैंड के ही है। तो इस तरह की फर्जी खबर से भले या बाद में उसका ढोल खोल दे, पोल खोल दे, लेकिन यह बड़ा ही खतरनाक हो रहा है। और जब तक यह व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था नहीं बदलती है, तब तक ऊपर का जितना भी दिखावा है, संस्कृति हो, स्पिरिचुअलिज्म हो, हमारी सामाजिक व्यवस्था हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। जी। पर मुझे लगता है दिखावा ही सही। अगर ब्रिटेन के स्कूल ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को फर्जी खबर पहचानने का तरीका बताएंगे, उन्हें सिखाएंगे, और हमारे यहाँ अगर ये कहा जाए मध्य प्रदेश में कि आरएसएस के नेताओं की लिखी हुई किताबें स्कूल और कॉलेजों में पढ़नी पड़ेंगी और मुख्यमंत्री इसका ऐलान करता हो, तो सोचना तो बनता है ना जी। एनसीईआरटी वैसे ही गया तेल लेने, जैसे बाकी हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी तथाकथित रूप से रिसर्च एंड साइंस पे जो बेस्ड था, विज्ञान और तर्क पे आधारित जो हमारी शिक्षा पाठ्यक्रम या जो भी करिकुलम थे, उसका निस्तानाबूत हमें नजर आ रहा है, चाहे वो भारत हो या दूसरे देश हो। वैसे भारत में आरएसएस से जो कर रहा है, तुर्की में या भारत में भी है कि ये कहते हैं कि हम बंदर, हमारे पूर्वज हो ही नहीं सकते, हम इतने दिमाग वाले हैं। हालांकि वहां बंदर की बात नहीं होती है, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है, वहां पे होता है होमोसेपियंस, जो बंदर जैसे थे, बंदर नहीं थे, वहां विलुप्त हो चुके, चूंकि उसका स्थान हम लोग ले चुके, हम बढ़ के आ चुके हैं। तो वहां पे इस थ्योरी को ही बंद कर दिया गया। भारत में इसकी बात कांग्रेस या बीजेपी के नेताओं ने की थी। अब 80 से आसपास ये किताबें लिखी गई है, जो धर्म से, जो एक तरह से कहें तो एस्ट्रोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉमी नहीं, एस्ट्रोलॉजी पे, पामिस्ट्री पे वगैरह वगैरह जो किताब लिखी गई है, वो पढ़ाया जाएगा, ताकि हमारे आगे आने वाले विद्यार्थियों में, युवकों में और मजदूरों में कहीं से भी तार्किकता जो बढ़ता है, फलता, वो ना रहे। लेकिन ये लोग कितना भी कोशिश करें, मैं तो यही कहूंगा कि जब बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, इनकी जिंदगी खत्म हो रहा है और हमारा विचारधारा पहुंचेगा, तो कितना भी पढ़ाए वो धाराशायी हो जाएगा। जी। मुझे लगता है नफरती बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दिमाग से तो पैदल करेंगे ही करेंगे, लेकिन नफरती सामग्री उनके बीच पहुंचा दें बचपन से ही कॉलेज तक, उसके लिए तमाम प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, कोशिश तो वही है, जनता को तोड़ने का दो आधार। एक तो उनको, उनके पास किसी भी तरह से, जैसे जर्मनी में जब नाजीज उभार पे आ गए, हिटलर उसका बन गया, तो इनका और कामों के साथ एक प्रमुख काम था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज थे, मार्क्स एंगल्स की किताब थे, साइंस की किताब थे, दूसरे लोगों के द्वारा इस तरह से लिखे गए थे, उनको जला दो। और उसके युवक जो जला रहे थे बड़ी खुश थे, तालियां बजा रहे थे कि हमने विज्ञान को बर्बाद कर दिया, हम गॉड को ला रहे हैं। अरे मूर्ख, तेरा गॉड यदि इतना कमजोर है कि जिसने बनाया उसी की मदद से जिंदा रहने की कोशिश कर रही है, तो उस गॉड को तुम अब त्याग दो, वह तुम्हारे लायक नहीं रहा। जी। कायदे की बात आपने कही है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है तुर्की से। यहाँ भी चाकूबाजी हो गई मस्जिद के बाहर, 5 लोगों पे हमला किया गया। कौन पगला गया यहाँ पर? ये वहीं का युवक 18-19 साल का, वह भी वह गेम जो होता है ना आजकल लड़के खेलते हैं, उसको मार दिया, उसको कर दिया, गोलियां चला रही है। मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे गेम है, और उसने देखा था उसमें, और नाजी के जो वस्त्र होते हैं वो पहन के, पुराने समय का। भला बताइए, नाजी जीत रहा है, ऐसे गेम्स क्यों आ रहे हैं? और जाकर उसने चाकूबाजी की। लकली उसके पास बंदूक नहीं था, चूंकि अमेरिकन गन कल्चर वहां पे नहीं है, और 5 लोगों को घायल किया। तुर्की में यदि वह दक्षिण पंथ की तरफ जा रहा है, नीचे गिर रहा है, वहां पे तुम विज्ञान की चीजें नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये सब चीजें वैसे ही हो रही हैं जैसे बाकी देशों में हो रहा है। जी। कुर्स्क की बात करते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ठीक है भाई, चलो घुस गई यूक्रेन की सेना, रूस जो है उनको खदेड़ देगा। लेकिन अब खबरें आ रही हैं, पुतिन की तरफ से बताया जा रहा 1 लाख लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। यानी जो लड़ाई अभी तक यूक्रेन की धरती पर चल रही थी, वो अब यूक्रेन और नाटो जो है रूस की धरती पर उसके घर में घुस के लड़ रहा है, और रूस जो है कुछ कर नहीं पा रहा है अभी। इसमें कई बातें हैं, और मैंने इसकी हल्की सी चर्चा अपने पिछले 2-3 वीडियो में की है। मैं अंग्रेजी में ही जनरली करता हूं, 20 में 1-2 हिंदी किया था, लेकिन उसको हिंदी में पढ़ा जा सकता है। खैर, जहां तक रूस और यूक्रेन की युद्ध की बात है, अमेरिका ने शुरू में ही कहा था, बाइडेन ने कहा था, अब तो बाइडेन में कोई इज्जत है नहीं, चूंकि वहां कोई राष्ट्रपति जैसा कोई चीज नहीं। वैसे यूक्रेन में भी राष्ट्रपति चीज ऐसा कोई चीज नहीं है, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, और वहां के संविधान के अनुसार से पार्लियामेंट के हेड को लेना चाहिए, उनको तो उठा के इन्होंने जहां तहां फेंक दिया। खैर,
तो शुरू में रूस कहता था 2.5 वर्ष पहले कि रेड लाइन ये है, तुम यदि ऐसा हथियार भेजोगे जो हमारे अंदर जाता तो हम भी दूर तक वहां मार करेंगे। और धीमे धीमे करते करते लोगों ने हर रेड लाइन को, हर लाल चिन्ह को, हर लाल रेखा को जो क्रॉस था उसको इन्होंने क्रॉस किया है, उसको तोड़ दिया है और अब यहां पे घुस गए हैं। आपने सही फरमाया, ये लोग करीब 20 किलोमीटर अंदर तक जाके और 30-40 किलोमीटर उस पे जाके, और कल जेलेंस्की ने दावा किया कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे इन्होंने कब्जा कर लिया। वैसे वास्तव में 450 से 500 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन बहुत जगहों से, जैसे आपने कहा 1 लाख वहां के नागरिक भाग चुके हैं, 1 से 1.5 लाख और भागने वाले हैं, 20,000 कब्जे वाले एरिया में उनका क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र, इसको ग्रे जोन कहते हैं। तो वहां कोई नहीं है, ना रूसी सैनिक है, ना अमेरिकी है, सॉरी अमेरिकी तो निकल गया अब, लेकिन वो नेटो के स्पेशलिस्ट कहने वो भी 400-500 या 1000 के आसपास है जो पीछे से रह के पूरा का पूरा युद्ध का संचालन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे है। और पुतिन के लिए बेइज्जती की बात नहीं, पूरी की पूरी धाराशायी होगी। इनके जो डिफेंस लाइन था वहां कुर्स्क में, उसके बगल में बेलगोरद में भी जहां तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ज्यादा बड़ा नहीं, 1-2 कंपनी के वर्थ में गए हैं, हालांकि हार कर पीछे आए हैं। और यह जो है अभी भी पुतिन यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इस रेड लाइन को कैसे रोका जाए। अभी भी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, युद्ध की घोषणा नहीं चल रही है। और जिस तरह से रूस में अब विरोध पनप रहा है, भड़क रहा है पुतिन के खिलाफ, अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। या तो पुतिन निर्णय ले या जनता उनको हटाकर ऐसे को ले आए। अमेरिकी द्वारा जो भी यहाँ पे इनके क्षेत्र में हो रहा है, इनके जनताओं को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई उभरती है। जी, ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट में भी ड्रोन से हमला हो रहा है, आग लग जा रही है सर। इससे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन रूस इतना कह के रुक जा रहा है कि यूक्रेन जो है पश्चिमी देशों के हाथों में खेल रहा है, वो जंग को बढ़ाना चाह रहा है, वो समझौता नहीं करना चाह रहा है। यूक्रेन जब भी वहां अटैक करता है, बहुत जमाने से इस पे हो रहा है, लकली जब भी अटैक होता है तो इनका कूलिंग सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें जा रहा है, मेन रिएक्टर पर अभी तक अटैक नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको सुरक्षा ज्यादा दिया गया है। और इसके लिए इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो वहां की पीस कीपिंग फोर्सेज या कहें या न्यूक्लियर वाला जो उनका पार्ट है, वो IAEA जो है वो उनको देखभाल करता है। और वो भी चुपचाप देखता रहता है और बताता है कि नहीं भैया हमें नहीं मालूम है किधर से आया है, जबकि खुलेआम है कि यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है। और यूक्रेन जो कुर्स्क में बढ़ रहा है, अभी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, अभी भी और बढ़ रहा है, तो उसमें कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो वहां से अभी तो दूर है, करीब 100 या 90 किलोमीटर बाकी रह गया, वहां पर आक्रमण नहीं किया, हो सकता वहां भी शुरू करे। यानी वह हर रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। यदि वो न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया तब क्या होगा, वह तो हम देखेंगे, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से नहीं, हम किस तरह बढ़ रहे हैं वो हमें देखना चाहिए। जी चलिए अब शुरुआत करते हैं अमेरिका चुनाव से जुड़ी खबरों की। पहला अपडेट, बाइडेन ने एक बार फिर ये बताने की कोशिश की कि वो आखिर चुनाव से क्यों हट गए। चुनाव से हटने, जहां भूतपूर्व वहां के स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने भी काफी जोर दिया था और बाकी लोगों ने भी कहा था। और बाइडेन कह रहे हैं कि मैं खुद नहीं हटा था, मुझ पर दबाव आया था। और उन्होंने ये करने के करीब 1 महीना पहले एक लेटर लिखा था जिसपे नैन्सी पेलोसी या दूसरे लोगों ने कहा था कि नहीं, मुझे नहीं लगता बाइडेन ने साइन किया है। उसमें यह लिखा था कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुना है। वास्तव में तो चुनाव हुआ इंटरनल, लेकिन लास्ट में इतने दबाव आए हैं, अभी सब नाम नहीं दिया गया है इस पे। आपके एलोन मस्क कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बाइडेन को उठा के किसी पिछवाड़े में जाके गोली मार दिया गया और बेचारे एकदम बर्बाद हो गए। अब बाइडेन को कोई पूछता भी नहीं है। अब जो भी विदेश नीति या मिलिट्री जो फॉरेन पॉलिसी है, जो पहले कुछ नहीं पूछता था उनके डिफेंस मिनिस्टर का, वो निर्णय ले रहे हैं। बाइडेन बेचारा अपना टाइम कर रहे हैं, कहीं समुद्र के किनारे वो लाल झंडा, वो मतलब कवर लगा के उसके नीचे आकर अपनी बीवी के साथ उस पर पड़े हुए हैं। तो बाइडेन की यही इज्जत रह गई, अपना समय जो बचा हुआ है। एक्चुअल काम पहले भी, अभी भी और बाद में भी वहां का जो मोनोपोली कैपिटलिस्ट है वो देखते हैं और वह डीप स्टेट के थ्रू करवाते हैं, जो अभी भी नजर आ रहा है। जी, तो क्या उसी डीप स्टेट की राह पर चलती हुई ट्रंप की भाषा बोल रही है हैरिस, और कह रही हैं जैसे ट्रंप ने कहा कि फला टैक्स खत्म कर देंगे, मैं भी खत्म कर दूंगी। ये टैक्स पता नहीं अमेरिकी जितना कितनी फंसी हुई है। कहते हैं कि तकरीबन 2.5% ये लोग हैं जो हमारे होटलों में भी हम जाते हैं खाने तो हम टिप देने की प्रचलन है, वहां टिप को उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। यानी जो बिल बनेगी, हाँ यानी शुरू हो गए, चाहे तो बना कर सकते हैं। बिल बना 200 का, उस पर आपका GST लग गया मान लीजिए 225, और बाद में वो मतलब
इस रूप में आ जाता है कि 20 या 25 रुपये आपके वेटर के लिए कटा। सर्विस टैक्स अलग है, या जो सो टिप्स टैक्स है, या हो सकता है टिप देने के लिए हो, चाहे तो आप बोल के दे सकते हैं कि मैं वेटर को अलग से नहीं दूंगा। और इस पर कम से कम 5 मिलियन यानी करीब 20-25 5 अरे बहुत ज्यादा हो गया, 5 मिलियन नहीं होगा, 40 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं सोचिए पूरे अमेरिका में। और उन लोगों को लुभाने के लिए ट्रंप ने कहा था, अब ये भी कहती है कि मैं भी उनको उनके जो टिप्स मिलेंगे उनको टैक्स फ्री कर देंगे। टिप्स का किस पोर्शन टैक्स फ्री होगा, कितना टैक्स बचेगा, क्या ये लोग इसके लिए हो जाएंगे? दोनों तो एक ही बातें बोल रहे हैं, वैसे जैसे इजराइल के ऊपर बोल रहे हैं जी। और ट्रंप की तो बल्ले बल्ले हो रही है। एलन मस्क इंटरव्यू कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ 2024 के चुनाव से पहले माइक्रोसॉफ्ट के आकर इंटरव्यू कर रहे थे नरेंद्र मोदी का। हाँ, ये चीजें यह पूरे विश्व में बड़ा अच्छा दिख रहा है, और कहते हैं कि इसमें काफी भारी मात्रा में लोग मतलब देखने के लिए आए थे, लाखों में। हालांकि उसको भी हैक करने की कोशिश की थी जो विपक्षी दल होगा, और इसी कारण 40 मिनट लेट हुआ। यहाँ के समय से शायद सुबह 5:30 बजे होना था, लेकिन 6:10 या 6:15 पे शुरू हुआ। लेकिन लाखों लोग देख रहे हैं और एक दूसरे की प्रशंसा भी कर रहे हैं। जहां ट्रंप कर रहे हैं कि आपका मतलब इंटरव्यू लेना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। भला बताइए, एक व्यापारी बड़े गर्व की बात है, भले ही उसके पास कितना भी पैसा, और ये इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका मतलब आना पूरे अमेरिका को बचाने की बात है। तुम भाई उसका इंटरव्यू ले रहे कि उनके मुंह में बात कर रहे हो। केवल थोड़ा सा वो रह जाता, बाकी के आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, वो भी पूछ सकते थे। ये सवाल शायद वहां के लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता था। लेकिन इस पे एलन मस्क के साथ साथ ट्रंप ने अपनी सारी बातें कही। यह भी कहा कि एक कू हो गया, जो बाइडेन को हटाया गया वह कूप हो गया, जैसे होता है ना कि सेना द्वारा अचानक सत्ता हड़प लिया गया। मैं अच्छा खासा जीत रहा था, मुझे हराने के लिए कूप किया गया। वो क्यों ना करेंगे भैया, वो तो करेंगे ही। वो यह भी कर रहे हैं कि गोली जो मारा गया हमारे यहां से लगा, उसकी बात लोग भूल गए, उनकी बात को लोग याद करें ताकि इनके पक्ष में वोट दे। तो ये सब आलतू फालतू की बातें हुई हैं। कुछ विदेश नीति की बातें हुई हैं कि मैं रहता तो यूक्रेन का युद्ध नहीं होता, मैं रहता तो ईरान को पैसे नहीं कमाने देता तेल बेच के, और उसके द्वारा जो आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन उस पैसों से आए हैं, जो हमास पैदा बड़ा हो गया, और बाकी हिजबुल्लाह हुती जो नहीं होते तो इजराइल पे कभी युद्ध नहीं होता। यही सब बकवास की बातें हो रही है और जनता उनको देख रही है। लास्ट बात ये कहा आपके एलोन मस्क ने कि इतना बढ़िया एंटरटेनमेंट, चूंकि मैंने प्लान करके नहीं लाया था और ना ही इनको बताया था, तो जो बातें आती गई हैं वो चला है, और 2 घंटा का इंटरव्यू चला, और आजकल के जनता के लिए ऐसे ही इंटरव्यू है जी। सही बात आप कह रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की। पहला जो अपडेट है वो इजराइल से। एक खबर तो ये है कि यहाँ पे भूकंप आया है जिसका सीरिया तक देखा गया है। हालांकि भूकंप की खबरें अमेरिका से भी आ रही है, वहां पे लॉस एंजलिस में आया है और इसके अलावा कैलिफोर्निया में भी आया, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। जो राजनीतिक भूकंप आया है, रक्षा मंत्री अपने प्रधानमंत्री को हमास के मुद्दे पर कह रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये जो घटना है यदि देखा जाए, ढूंढा जाए तो और शायद कहीं नहीं मिलेगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, अभी नहीं भारत में 2008 के पहले भी, 2012-14 के पहले भी, कि यहाँ के रक्षा मंत्री अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से बोल रहे हैं, और एक गैलेंट खुलेआम, ये पहली बार नहीं खुलेआम बोल रहे हैं, और खासकर उस हालत में जबकि एक कैदी जो हमास के अंदर में था वो मारा गया है, हमास के ही जो उसका गार्ड था उसके द्वारा 2 लड़कियां घायल हुई है। ऐसे हालत में बोल रहे हैं, जनता को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं नेतान्याहू के खिलाफ, जबकि नेतान्याहू कर रहे हैं कि इसके बोलने के कारण, बड़ बोलेपन के कारण और गड़बड़ी कारण ये सब चीजें हो रही है। यानी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और जनता खुद परेशान है वहां पे। वो नेतान्याहू से भी मुक्ति चाहती है, गैलेंट से भी मुक्ति चाहती है, बल्कि जनता ये उठ खड़ी हो। देखिए तो जनता के बीच में 2 भाग बड़ा जबरदस्त बन रहा है। एक वो जहां की पिछले 20-25-30 साल से या 50 सालों से रही है, दूसरे वो जो सेटलर बाहर से आए उनके साथ जो है, ये दोनों के बीच में गैप आ रहा है। उसमें भी सेटलर जो अफ्रीका से आए उनको बराबर की इज्जत नहीं, क्योंकि काले लोग हैं, ये वहां के लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, ये ओरिजिनल है, उनमें भी भेदभाव पूर्णतः बरकरार है जी। अगली खबर का रुख करें तो मिस्टर एंटोनी ब्लिंकन फिर से आ रहे हैं हज्जाम की तरह घूमने के लिए। क्या ये नेतन्याहू और गैलेंट के बीच जो जंग चल रही है आपस में, उसको शांत कराने आ रहे हैं, या ईरान का जो डर है कि वो हमला करेगा ही करेगा, और आज तो खबरें चल रही है 24 घंटे में कर देगा, उसको रोकने के लिए कोई रणनीति कूटनीति बनाने आ रहे हैं? क्या करने आ रहे हैं? ये 24 घंटे की बात है तो इजरायली इंटेलिजेंस की तरफ से भी आया है, और कल ही आया था, यानी अभी तक लड़ाई हो जाना चाहिए था। अमेरिका और अन्य जगहों के भी इंटेलिजेंस और न्यूज़पेपर से आ रहा है, लेकिन
चूंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तैयारी है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ भी देखा जा रहा है। रशिया के अंदर अचानक जो कुर्स्क में आक्रमण हुआ, देखिए यह संयोगी हो सकता है लेकिन प्रयोग भी हो सकता है। और इसी समय आक्रमण होकर 30 किलोमीटर अंदर जाना और 1000 या 500 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करना और अब यहां आक्रमण होने देना, ये दोनों में संबंध कहीं ना कहीं से अब तो नजर आ रहा है, भली प्लान ना हो। और इस हालत में यह जो प्लान अटैक जो ईरान का है और उसके साथ हिजबुल्लाह और हुतीस का भी है, वह थोड़ा डिले होता नजर आ रहा है। और इन लोगों की जहां तक बात है, आपसी लड़ाई की बात है, जैसे भी चर्चा चल रही हो, भूकंप से कोई खास उतना हाई रिक्टर स्केल पर नहीं था, तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि रूस को वहां एंगेज कर दिया। अब ऐसे में अगर ईरान कोई बड़ा कदम उठाता है और हालात कोई विस्फोटक होते हैं तो क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। चाइना तो सिर्फ बोल ही सकता है, पैसे के तौर पे कोई मदद कर सकता है और हथियारों के बल पर कुछ नहीं कर सकता है। अगली खबर जो है वो हमारे पास आ रही है जर्मनी से जुड़ी हुई। जर्मनी जो है वो कह रहा है कि जो लोग मरे हैं अभी 2-3 दिन पहले 100-125 की तादाद में, वो सही हुआ है। अब बदतमीजी की मतलब सीमा जर्मनी लांघ रहा है, यानी इनको अपने नाजी डेज याद आ रहे हैं, जबकि वो विश्व गुरु थे या विश्व में हर लोग थर्रा जाते थे और हर तरफ इनका डंका बजा हुआ था, हिटलर 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 था। शोल्ज भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस की जनता ज्यादा सचेत है, थोड़े लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन जर्मनी में यह चीज नहीं हो रहा है। और इतनी बेशर्मी से, चूंकि इजराइल ने कहा कि जितने मारे गए उसमें 3 वो लोग थे जो वास्तव में वहां के आतंकी थे, हमास के लोग थे। और शोल्ज की सत्ता यह कहती है, यानी जर्मनी की सत्ता यह कहती है कि हमास की आदत है कि जहां भी स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल है, रिफ्यूजी कैंप है, वहां पे जाके छिपते हैं। तो फिर इजराइल को चूंकि आत्मरक्षा का अधिकार है तो क्यों नहीं आक्रमण करेगा। जी चलिए ईरान से जुड़ी कुछ खबरें हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। और यहाँ जो पहला हमारे पास अपडेट है वो ये कि ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर बात कर रहा है ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर करीब 40 मिनट तक। क्या समझाने की कोशिश कर रहा होगा। डूबते को तिनका का सहारा, ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ईरान को रोका जाए। और नए राष्ट्रपति बने हैं जो तिनका भी कहने के लिए बड़े प्रोग्रेसिव हैं, या प्रोग्रेसिव है, प्रो वेस्टर्न है कंपेयर टू उनके जो रिलीजियस लीडर है उनके तुलना में। और इसलिए उनसे बातचीत करके कोशिश की जा रही है कि भाई आक्रमण मत करो, ठीक है जो हो गया भूलो और माफ करो। हालांकि किस ढंग से होगा क्या होगा कहना मुश्किल है। 40 मिनट हो गया और जहां तक उनकी बात है स्टारमर की, अपने देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, बड़ा हंगामा हो रहा है, रुक नहीं रहा है। बाकी किसी भी फ्रंट पे वो मदद देने में सक्षम नहीं है। और इनका इतिहास देखें तो हमेशा ये प्रो जियोनिस्ट रिजीम रहे थे, इसलिए भी अपनी मतलब जो भी इनकी ताकत बन रही है, अपनी कोशिश कर रहे हैं कि भाई उस पर आक्रमण ना हो। जी बात तो चाइना ने भी की है ईरान से और उसके बाद एक बयान जारी किया गया है कि जल्द से जल्द इस इलाके के अंदर जंगबंदी की जाए। लेकिन मैं ईरान के राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर बात करना चाहता हूं। पहले तो मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं कर पाते, गठन ही नहीं कर पा रहे थे। अब गठन होने से पहले ही कोई मंत्री महोदय उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब एक और नया बखेड़ा खड़ा हो गया। पेजिशकियान को लगता है ऐसे कि खुद अपनी सरकार बनाने का भी अधिकार नहीं है। उन्होंने जो डिप्टी बनाया था फॉरेन या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के लिए, यानी काफी महत्वपूर्ण था, मोहम्मद जावेद जरीफ पूरा नाम, तो इनको जब लाया गया तो जावेद का कहना यह था कि जब मैं मंत्रिमंडल में आऊंगा तो अपने जितने हमारे जो कर्मचारी होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो मेरे हिसाब से होने चाहिए। यानी कई वहां पे लड़कियां हैं, औरतें हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, दूसरे दराज के लोग हैं, उनको लाने, जिसको मना कर दिया गया। तो इन्होंने कहा कि जब मैं अपने तरीके से काम नहीं कर सकता, 80% अधिकार उनके हाथ में है जो जनता द्वारा नहीं चुने गए। खुलेआम कहा इन्होंने, इनके ऊपर बड़े कार्रवाई भी हो सकती है, तो मेरे मंत्री बनने का क्या फायदा। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि वहां की सरकार कहती है कि नहीं, ईरान के कानून के हिसाब से कोई भी ऐसा आदमी जिसके पूर्वज या आगे आने वालों में विदेशी नागरिकता हो, इसलिए उनको मंत्री नहीं बनने देंगे। और यहाँ पे इनके जो दोनों बेटे हुए, जब यहाँ यूएनओ के ये स्थायी मेंबर या कुछ थे, मतलब जो इनका रिप्रेजेंटेटिव थे ईरान के, दोनों बच्चे वहां पैदा हुए थे और अमेरिकी कानून के हिसाब से इन दोनों बेटों को वहां की भी नागरिकता मिली थी, भले वहां जाए ना जाए। और इस आधार पर इनको कहा गया कि भाई तुम इस्तीफा दे दो। क्या मंत्री बनाने से पहले नहीं पता था? तो बहुत शुरू से पता होगा।
जी। बिल्कुल सही बात है जो आपने पॉइंट लास्ट में उठाया ना भाई, ये एन मौके पर भी ये क्या कि क्यों टाला जा रहा है। खैर, अगली खबर है इराक से जुड़ी हुई। उसने कहा कि ईरान पर अगर हमला किया तो वो अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल नहीं करने देगा अमेरिका को। दूसरे, इराक का विदेश मंत्री जा रहा है अमेरिका, और बड़ी खबरें छप रही हैं कि साहब अब तो अमेरिका की फौज यहां से वापस चली जाएगी, बला टली जाएगी। पिछले 3-4 वर्षों से बात हो रही, 2019 में ही या 20 में, जो भी हो, उसी समय इराक पार्लियामेंट से पास हुआ था कि ये विदेशी सैनिक यहां से वापस जाए, हमें जरूरत नहीं है। अमेरिका ने भी माना था, लेकिन बाद में कहा हम अचानक हट जाएंगे तो वैक्यूम हो जाएगा, यानी खालीपन हो जाएगा। वैसे ही हो जाएगा कि एक बीमारी चले जाएगा तो भैया अब दूसरी बीमारी को लाना जरूरी है, नहीं तो खाली हो जाएगा। या तो जबरदस्त अमेरिकी प्रेजेंस कहीं भी हो, चाहे पूंजी के रूप में हो, चाहे उसकी सैनिक हो, या जिस रूप में भी हो, उसके चमचे हमारे यहाँ सत्ता में हो, तो वह भयंकर बीमारी है। और अभी फिर से हो रही है कि हम हटाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका की अभी भी कोशिश है, जहां मेरी समझ बनती है, गलत हो सकता है, कि 40-50 सैनिक रहे जो सलाहकार के रूप में रहेंगे। तो यह झूठ बात है, 40-50 सलाहकार नहीं रहेंगे, वो पूर्ण रूप से फौज ही रहेगी। मुझे पूरा संदेह है दोस्त, देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इतनी आसानी से तो जाएंगे नहीं, और इस हालात में जब यहाँ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, अमेरिका यहाँ से हट जाए मुमकिन ही नहीं लगता है। देखते हैं क्या इराक की जनता मार के भगाती है या इजराइल की जनता बांग्लादेश जैसा कोई कारनामा कर दिखाती है। वैसे भी यहाँ पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।